Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are doing well and in the state of good health and iman. This is me Dr. Hatiza Altaf. Today we will discuss about chronic cough. As you all know, इससे पहले हमारा जो है हमने 4 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है ओपीडी कोर्स सीरीज 2 के। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि है कफ के बारे में। कफ के बारे में मैं आज आपको बताऊं कि जिसको हम उर्दू ज़ुबान में खांसी कहते हैं, इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इसकी कितनी किस्म की हमारे पास कफ़ होती है, कफ़ की अकॉर्डिंगली हम ड्राई कफ़ जो भी किस्म की कफ़ है उसको हम किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कफ़। कफ़ बेसिकली हमारे पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो हम यूज़ किस लिए करते हैं, फोर्सफुली एक्सपेल एयर फ्रॉम लंग्स टू क्लियर सिक्रीशंस फॉरेन बॉडीज एंड इरिटेंट्स फ्रॉम एयरवे। बेसिकली कफ को हम यूज़ इसलिए करते हैं कि फोर्सफुली एक्सपेल करने के लिए, क्लियर करने के लिए, सिक्रीशंस को अपने लंग्स से, कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई या उसको क्लियर करने के लिए, इरिटेंट फ्रॉम द एयरवे, तो उसके लिए हम जो है ना फोर्सफुली एक्सपेल करते हैं। इस मैकेनिज्म को हम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कहते हैं कफ का। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म समटाइम इट्स नॉट अ प्ले रोल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एयरवेज इज़ कॉल्ड कफ। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि प्रोटेक्शन के लिए रोल प्ले नहीं करता है एयरवेज की, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कफ। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं इसकी टाइप्स के बारे में, कफ की हमारे पास टोटल 3 टाइप्स होती हैं: एक्यूट कफ, सब एक्यूट कफ एंड क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ हमारे पास जो ग्रेटर देन 3 वीक्स तक रहती है उसको हम नेम देते हैं एक्यूट कफ का। सब एक्यूट कफ हमारे पास कौन सी होती है, जो ग्रेटर इन बिटवीन और 3 to 8 वीक्स के दौरान रहे, वो हमारे पास सब एक्यूट कफ होती है। एंड क्रोनिक कफ जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 8 वीक्स तक रह गई है, उसको हम नेम लेते हैं क्रोनिक कफ का। इन टाइप्स के बेसिस पे हम कोज भी जान सकते हैं कि किस वजूहात की वजह से कफ हो रही है। बाज़ का हमारे पास डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करती है, अगर एक्यूट कफ हो या फिर इस तरह का कोई इशू हो। तो हमारे पास कफ की 3 टाइप्स हैं: एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक कफ। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कॉजेज ऑफ कफ, कफ की हमारे पास डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, आपको इस इमेज में भी बताया गया है, पर हम अकॉर्डिंग टू टाइप, जो कि हमने एक्यूट, क्रोनिक एंड सब एक्यूट जो कफ के बारे में डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। लेकिन सम पॉसिबल कॉजेज हमारे पास आ जाते हैं जिसमें पोस्ट नेजल ड्रिप आ जाता है, अस्थमा की वजह से कफ हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्स की वजह से हो सकता है, इसाइनोफिलिक ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग एपिसोड ऑफ बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है, अपर एयरवे कफ सिंड्रोम भी हो सकता है। ये क्या चीज़ें हैं, इनको हम इन डिटेल आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एक्यूट कफ। व्हाट इज एक्यूट कफ, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन कितने वीक्स तक रह रही थी, पीछे हमने इसके डिस्कस भी किया, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 3 वीक्स तक रह रही थी, उसको हमने एक्यूट कफ का नेम दिया था। अब एक्यूट कफ किन किन वजूहात की वजह से होती है, इसके मेन कॉजेज क्या हैं, तो सबसे पहला कॉज एक्यूट कफ, अगर ऐसा पेशेंट आप देखते हैं जिसको 3 हफ्ते से खांसी है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉज क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड की वजह से भी एक्यूट कफ हो सकती है। अब कॉमन कोल्ड क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाना नोज का, साइनोसिस का, थॉट का, विंड पाइप का, ठीक है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उस वजह से हमारे पास एक्यूट कफ हो सकती है। कोविड-19 इज आल्सो इन द टाइप ऑफ द एक्यूट कफ, वो भी एक्यूट कफ में ही इंक्लूड किया जाता है कोविड-19। नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट कफ किस वजह से हो सकती है, रीएक्टिव एयरवे सिंड्रोम की वजह से भी एक्यूट कफ हो सकती है। बेसिकली हमारे पास रीएक्टिव एयरवे सिंड्रोम की कब क्या होता है, अकर्स व्हेन योर ब्रोंकियल ट्यूब्स which bring air into your lungs react to an irritant, swell and cause ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिएक्टिव एयरवे सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास इरिटेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है एयरवे में। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, ब्रोंकियल स्पैज्म हो जाता है एयरवे में। बेसिकली मैंने आपको क्या चीज़ बताई है कि अगर तो हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए एयरवेज में, इन्फेक्शन कहाँ पे हो गया, एयरवे में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्रोंकोस्पैज्म, स्पैज्म अकर होगा। कहाँ पे स्पैज्म अकर होगा,
ब्रोंकियल स्पैज़म होगा एयरवे में आकर। लेकिन ये कंडीशन जो है फ्यू वीक्स तक रहती है और खुद ब खुद जो है ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है एंड गो अवे भी हो जाती है, बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम द एस्थमा। एस्थमा में भी यही कंडीशन होती है, बट इट्स नॉट अ एस्थमा, ये डिफरेंट होती है एस्थमा से, जिसमें हमारे पास रिएक्टिव एयरवे सिंड्रोम क्या है कि इन्फेक्शन हो जाना, इरिटेशन हो जाना एयरवे में, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ब्रोंकियल स्पैज़म हमारे पास एयरवे में आ जाता है और ये कंडीशन हमारे पास फ्यू वीक्स तक रहती है। इसको हम कहते हैं रिएक्टिव एयरवे सिंड्रोम। अंडरस्टूड। इसमें हमारे पास कफ के टॉपिक में कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो हमारे पास कफ का, अगर हम टॉपिक देखें ये बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर हम एक पॉइंट को भी पकड़े तो उसमें हम आगे से आगे बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको इन जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसकी डिटेल भी आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अब हम देखें, ये हमारे पास थे कॉजेज एक्यूट कफ की, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, कॉमन कॉल्ड की वजह से हो रहा है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की वजह से हो रहा है, रिएक्टिव एयरवे सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब एक्यूट कफ। सब एक्यूट कफ अब हम देख लेते हैं ये किन किन वजूहात की वजह से हो सकती है। पोस्ट इन्फेक्शियस कफ, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोस्ट इन्फेक्शियस कफ बेसिकली हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन कोज है किसका, सब एक्यूट कफ का। पेशेंट को प्रीवियस जो है ना क्या हुआ है, पेशेंट को प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था, खांसी जिसे हम कहते हैं लगी थी, बैक्टीरिया की वजह से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लगी थी, ठीक है। तो उस प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से, पोस्ट इन्फेक्शियस कफ की वजह से सब एक्यूट कफ भी कोज हो सकती है। जिस तरह में भी आपने जो है ना अपने इर्द गिर्द देखा हो कि हमारे पास पेशेंट आता है उसको कफ रहती है, 3 वीक्स बाद उसकी कफ कम तो हो जाती है लेकिन प्रॉपरली वो ठीक नहीं होता। तो वो किस कंडीशन में आता है, वो कौन सी टाइप में आता है, सब एक्यूट कफ में होता है। हम उसकी मेडिकेशन भी स्टॉप कर देते हैं, वो सब एक्यूट कफ आ जाती है। मोस्ट कॉमन है कि प्रीवियस इन्फेक्शन कफ था पेशेंट को और उसका प्रोलॉन्ग जा रहा है, तो वो हमारे पास सब एक्यूट कफ है। इसके अलावा क्या कॉजेज हो सकते हैं कफ के, हमारे पास एस्थमा कफ का सब एक्यूट में आ सकता है, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको हम कहते हैं, यह आ सकता है। अस्थमा और सीओपीडी हमारे पास 3 टाइप्स दोनों में आएंगी। एक्यूट में भी कॉज बन सकती है, सब एक्यूट का कॉज भी ये हो सकता है एंड क्रोनिक का कॉज भी ये हो सकता है। तो एस्थमा एंड सीओपीडी हमारे पास तीनों टाइप्स में आएगी, एक्यूट में भी, सब एक्यूट में भी एंड क्रोनिक में भी। नेक्स्ट हमारे पास जब आ जाता है क्रोनिक कफ, जो कि 8 वीक से ज़्यादा है, मतलब जिसको हम कहते हैं बहुत पुरानी खांसी लग गई है, 2-3 महीने पहले की खांसी लग गई है, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। उसकी वजूहात हमारे पास अस्थमा हो सकता है, अस्थमा के अलावा गर्ड हो सकता है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज को जिसको हम कहते हैं। इसकी वजह से भी क्या है कि कफ, क्रोनिक कफ जो है ना कोज हो सकती है। मे भी आपने देखा हो जिनको मैदे का मसला होता है तो उनको खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो ये भी एक मेन कोज हो सकता है कफ का। इसलिए हम पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं उसको प्रीवियस हिस्ट्री उसकी हमने लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें जो उसको मसला हो रहा है, जो उसको जिस कंप्लेन के साथ है उसका प्रीवियस जो उसको डिजीज़ हो चुकी है, या उसकी बॉडी में जो मैकेनिज्म या फिर उसकी बॉडी में जो एबनॉर्मेलिटी चल रही है उसकी वजह से तो नहीं है, उसके एज अ साइड इफेक्ट तो नहीं उसकी ये सिम्टम शो हो रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कफ वेरिएंट अस्थमा। कफ वेरिएंट अस्थमा ये जो है ना ऑल द टाइम पेशेंट को खांसी आना, इसको हम ड्राई कफ भी कहते हैं, जो कि वर्सन हो जाना रात के टाइम, इसमें वीजिंग, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट कंप्लेन करता है ब्रेथ, तो ये प्रोग्रेस कर जाती है रात के टाइम। इसमें हम बेसिकली हमारे पास क्या देते हैं, इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है। तो एक कोज हमारे पास ड्राई कफ भी हो सकती है कि क्रोनिक कफ, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन एस्थमेटिक साइनोफिलिक ब्रोंकाइटिस, पेशेंट को हो सकता है। नॉन एस्थमेटिक साइनोफिलिक ब्रोंकाइटिस बेसिकली क्या होता है, इट्स नॉट अ अस्थमा, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए ना ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, इसको एस्थमा कंसीडर नहीं कहते, इसको हम नॉन एस्थमेटिक कहते हैं, ठीक है। इस वजह से भी हमारे पास क्रॉनिक कफ कोर्स हो सकती है। अपर एयरवे कफ सिंड्रोम, व्हाट इज अपर एयरवे कफ सिंड्रोम? अपर एयरवे कफ सिंड्रोम बेसिकली ड्यू टू द पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से भी हमारे पास क्रॉनिक कफ रह सकती है। पोस्ट नेजल ड्रिप से नेजल ड्रिप बेसिकली क्या है कि पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसके गले में रेशा वगैरह है, तो वो उसको क्या करता है अंदर की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, अपने जो
थॉट है उसको क्लियर करने की कोशिश करता है ऑल द टाइम। पल्मोनरी डिजीजेस की वजह से भी हमारे पास क्या है, क्रॉनिक कफ कोज हो सकती है। पल्मोनरी डिजीजेस में क्या है, ब्रोंकाइटिस आ सकता है, लंग कैंसर आ जाता है। ब्रोंकाइटिस बेसिकली हमारे पास क्या है कि एयरवे जो है लंग्स की थिकेंड हो जाती है, वाइडन हो जाती है, और एक्सेस म्यूकस जो है ना प्रोड्यूस होता है और इन्फेक्शन कोज करता है। तो पल्मोनरी डिजीजेस भी अगर चल रही हैं पेशेंट की, तो तब भी पेशेंट की कफ जो है क्रॉनिक हो सकती है। नेक्स्ट अगर आप हम देखें, इनको हम ट्रीट किस तरह कर सकते हैं, हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी, ये कॉजेज हैं। अब उन कॉजेज को जिसकी वजूहात की वजह से कफ कोज हो रही है, उनको ट्रीटमेंट हम किस तरह से दे सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कफ ग्रेटर देन 3 वीक्स। ऐसी कफ जो कि 3 हफ्तों से ज़्यादा देर के लिए है, उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखिए, आप इस एरो में देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या है, एग्जामिनेशन सजेस्ट पेशेंट की सबसे पहले अपनी हिस्ट्री लेनी है। पोस्ट नेजल ड्रिप तो नहीं है उन्हें, अस्थमा तो नहीं है, GERD तो नहीं है। GERD अगर उन्हें पेशेंट को है तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, उसको जो है ना डिस्फोनिया भी होगा। डिस्फोनिया बेसिकली हमारे पास क्या है, जो एसिड उसके स्टमक में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है गोइंग इनटू योर एयरवे की तरफ जा आएगा, ठीक है, उसको हम डिस्फोनिया कहते हैं। पेशेंट जो है, GERD का पेशेंट जो है, नेजल सिम्टम्स भी आपको शो करेगा, और साथ में नॉन प्रोडक्टिव थॉट क्लियरिंग भी करेगा, जबकि उसे स्पूटम नहीं होगा लेकिन वो खांसी लगातार करेगा। तो ये भी एक हमारे पास क्या है, क्रॉनिक कफ की आ जाती है एक कोज। हार्ट बर्न पेशेंट कंप्लेन करेगा, सो टेस्ट इन माउथ उसका होगा। ऐसे पेशेंट में हमारे पास जो है ना वो क्या कंप्लेन करेगा, रात के टाइम उन्हें खांसी ज़्यादा होती है, आफ्टर मील उनको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिम्टम्स शो कर रही होती हैं। हमने इसमें जो है क्या देना है, एम्पैरिक थेरेपी पेशेंट को देनी है। एम्पैरिक थेरेपी बेसिकली हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो सिम्टम्स शो हो रही हैं, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है ना हमने उसका ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट अगर अब हम देख लें, अगर एक टाइप हमारे पास एक केस, अब ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। एक केस में हमने पेशेंट की हिस्ट्री ली, पेशेंट ने अगर एस्थमा बताया, GERD बताया है, पोस्ट नेजल ड्रिप बताया, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, और एम्पेरिक थेरेपीज में हम करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। अब ये केस में हमारे पास क्या हो रहा है, पेशेंट को स्पूटम भी आ रहा है। पेशेंट से हमने पूछा आपको स्पूटम आता है, यस उसने कहा मुझे आता है। पेशेंट स्मोकर है, स्मोकिंग भी करता है, एसी इनहिबिटर ड्रग्स का भी यूज़ कर रहा है, और इम्यूनोसप्रेसेंट भी है। इम्यूनोसप्रेसेंट जो पेशेंट है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन होने के। तो इन पेशेंट का सबसे पहले हम एक्सरे करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास ये पेशेंट ने हम क्या किया, कंप्लेंट्स शो किया कि उसे स्पूटम भी है, स्मोकिंग भी करता है, एसी इनहिबिटर्स का भी यूज़ करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट भी है। जब हम उसका एक्सरे करवाएंगे तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि पेशेंट के लंग्स में बेसिकली क्या कंडीशन चल रही है। तो इन पेशेंट्स को हम क्या एंटीबायोटिक्स का यूज़ करवाएंगे। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट उसका हम अकॉर्डिंगली उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करेंगे, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। स्टॉप उससे करवाएंगे कि आपने क्या नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी, ये चीज़ आ गई। इसके अलावा जो है एसी इनहिबिटर्स जो वो यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स, उनका क्या करेंगे, यू स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है इनका, कि हम एंटीबायोटिक से इनको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट अब आ जाता है कफ ग्रेटर देन 3 वीक्स। अब वो कफ जो ग्रेटर देन 3 वीक्स है, मतलब ये 3 हफ्तों से उसे जो है ना कफ रह रही है। लुक फॉर डेंजर साइन, इसमें हम डेंजर साइंस को भी देखेंगे कि कोई डेंजर साइन तो नहीं है। अब उसमें क्या क्या पेशेंट, अगर पेशेंट के साथ ये सिम्टम आ रही है, फीवर भी उसे हो रहा है, नाइट स्वेट्स भी आ रहे हैं, पसीना आना रात के वक्त, वेट उसका लॉस कंटिन्यूसली हो रहा है, स्पूटम भी है। हीमोपेटेसिस हमारे पास क्या होता है कि स्पूटम के साथ जो है पेशेंट का जो है ना ब्लड भी आए, तो उसको हम हिमेटोपटीसिस कहते हैं। डिज्निया भी पेशेंट को हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, और इम्यूनोसप्रेशन भी है पेशेंट की। तो इसमें मोर चांसेस है कि पेशेंट को टीबी हो सकता है। ये अब क्या है, साइंस है जो कि आपको पता होना ज़रूरी है कि हम इन डेंजर्स को, डेंजर साइन तो नहीं पेशेंट शो कर रहा, तो अगर तो ये डेंजर साइन शो कर रहा है पेशेंट, तो हम उसका ट्रीटमेंट टीबी के ट्रीट करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हम सिम्टम से ही बाजू का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेशेंट को क्या मसला हो सकता है। तो
आपको सिम्टम्स के बारे में पेशेंट की पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो पेशेंट को नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, वेट कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, हम बस के पेशेंट से पूछते हैं कि आपका वेट तो नहीं लॉस हो रहा, फीवर उसे रह रहा है, तो ये शो क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को टीबी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट अगर अब हम देखें एस्थमा, एस्थमा हमारे पास क्या है, इसको अब ट्रीट करने के लिए हमने पीछे भी पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, अस्थमा ऐसा है जिसमें हम एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक कफ तीनों में इसको कंसीडर कर सकते हैं, कॉज बन सकता है एस्थमा का। अब एस्थमा को ट्रीट करने के लिए हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहेलर्स देते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहेलर्स हम लो डोज में भी दे सकते हैं, लो और मीडियम डोज में दे सकते हैं इनहेलर्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। लेकिन अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है फेल टू रिस्पॉन्ड, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो हम इंक्रीज को डोज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, और साथ में जो है ना ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी इनके साथ ऐड करवाते हैं मेडिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको कुछ, मैंने यहाँ पे जो है ना इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश की गई है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ट्रीटमेंट में हमारे पास कौन कौन सी मेडिकेशन यूज़ होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन आती हैं, जिसमें हमारे पास जो है ना एस्मोनेक्स आ जाता है, ये डिफरेंट हमारे पास इनहेलर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ। फ्लोरेक्सिट आ जाता है, ये हमारे पास हो गए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है गर्ड। गर्ड को ट्रीट करने के लिए हमने सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, अगर तो पेशेंट का मसला गर्ड की वजह से है, गर्ड की मैंने आपको सिम्टम्स भी बताई थी, पेशेंट आपको डिस्मोनिया कहेगा, नेसल सिम्टम्स शो करेगा, हार्ट बर्न की कंप्लेन करेगा आपको, तो इन पेशेंट्स में आपने सबसे पहले क्या करना है, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवानी है, जिसमें उनको वेट लॉस का कहना है, एलिवेशन ऑफ हेड ऑफ द बेड, कि अपने बेड को जो है ना थोड़ा ऊंचा रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अवॉइड मील बिफोर बेड टाइम, अवॉइड फैटी फूड्स का यूज़ नहीं करना है ज़्यादा, इसके अलावा चॉकलेट हो गया, कॉफ़ीन हो गया, उसका यूज़ नहीं करना, इसके अलावा हमारे पास ऑरेंज जूसेस वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बतानी है जिसको उसने फॉलो करना है। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसमें हम एसिड सप्रेशंस देंगे। एसिड सप्रेशंस में हमारे पास जो आ जाते हैं ना, प्रोटीन पम्प इनहिबिटर मेडिकेशन जो है वो ज़्यादा हम प्रिस्क्राइब करते हैं एज़ कम्पेयर टू H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट की जगह हम क्या करते हैं, PPI को प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रोटीन पम्प इनहिबिटर, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मेडिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास ओमिप्राजोल 40 mg डेली जो है ना यूज़ करवाते हैं, मॉर्निंग में बिफोर मील यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। टेक अप टू आई थिंक 8 वीक्स तक जो है ना हम इसका यूज़ कराते हैं, 8 वीक्स टू सेवरल मंथ इनसे लगते हैं एक्ट करने के लिए, तो हमने कंटिन्यूसली मेडिकेशन का, प्रोटीन पम्प इनहिबिटर, ओमिप्राजोल मेडिकेशन, उसका यूज़ करवाना है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स का, एज कम्पेयर टू H2 एंटागोनिस्ट। ये हमारे पास आज एक गर्ट का ट्रीटमेंट, जिसमें हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी साथ पेशेंट को देनी है, और साथ उसके एसिड की सप्रेशन के लिए जो है ना हमने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है। मेडिकेशन में हमने पढ़ा कि हम उसको मिप्राजोल कैप्सूल्स वगैरह भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परसिस्टेंट कफ आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब पेशेंट को परसिस्टेंट कफ, बेसिकली हमारे पास क्या है, इसको हम सब एक्यूट कफ भी कहते हैं परसिस्टेंट को। इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है कि पेशेंट को प्रीवियस हमारे पास क्या हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उसकी कफ जो है रह रही है, पोस्ट इन्फेक्शियस कफ भी से हम कहते हैं। तो उसमें हम क्या है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स में हमारे पास बहुत सी ड्रग्स आती हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे भी मेडिकेशन शो की गई है, इमेज के थ्रू आपको बताया गया, एलर्जी रिलीफ जिसे हम कहते हैं। एंटीहिस्टामिन हमारे पास टीडे के नाम से कैप्सूल भी आता है, हमारे पास टीडे के नाम से आता है, गिक्सर टैबलेट भी हमारे पास आ जाती है, रिजिक्स टैबलेट भी आ जाती है, ये सारी हमारे पास एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होती हैं। बेसिकली हमारे पास परसिस्टेंट कफ में हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है कफ रिसेप्टर सेंसिटिविटी, कफ के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज हो जाता है ब्रोंकियल रिएक्टिविटी, तो वो इरिटेंट करती है। बाज़ बात हमारे पास ये जो परसिस्टेंट कफ है वो विदाउट ट्रीटमेंट भी जो है ना रिजॉल्व हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम मेडिकेशन दे रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास जनरेशन एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, एलर्जी रिलीफ्स। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें, अब देख लेते हैं अपर एयरवे कफ सिंड्रोम। अपर एयरवे कफ सिंड्रोम में भी हम क्या है,
फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स का यूज़ करवाते हैं। एंटीहिस्टामिन्स की कौन सी मेडिकेशंस हैं, कौन से ब्रांड नेम्स के साथ है, मैंने प्रीवियस आपको भी स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, वो सारी आ जाएंगी। इसके अलावा एल्ब्यूट्रॉल और इनहेल्ड हम करवा सकते हैं, ये इनहेलर यूज़ करवा सकते हैं, ये हेल्पफुल रहता है ट्रीट करने के लिए अपर एयरवे कफ सिंड्रोम को। नेक्स्ट अगर हम देखें अनएक्सप्लेन क्रॉनिक कफ, ये अनएक्सप्लेन क्रॉनिक कफ का मतलब ये है कि क्रॉनिक आइडियोपैथिक ये कफ होती है जिसमें हमें प्रॉपर कॉज नहीं पता चल रहा होता कि कफ का कॉज बेसिकली क्या है। इसको हम जो है ना कफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं जिसमें हमें कॉज भी नहीं पता है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, मैंने आपको पीछे जो हमने अस्थमा को ट्रीट करने के लिए भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए थे, वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास अनएक्सप्लेन क्रॉनिक कफ के लिए भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर अब हम देखें, हमारे पास आ जाता है गैबापेंटिन। ये हमारे पास कुछ सिरप्स होते हैं जो हमारे पास क्या करता है, रिड्यूस करता है कफ बाय सेंट्रल सप्रेशन कोज करता है और जिनको रिड्यूस कर देता है, हमारी कफ को रिड्यूस करता है, जिसमें हम ये 2 मेडिकेशन यूज़ करते हैं। यूज़ एट लो डोज अगर हम इसके यूज़ कर रहे हैं तो 30 mg वंस डेली यूज़ करेंगे। और नीचे हमारे पास प्रेगबैलिन जो हमारे पास है उसमें हम लो डोज यूज़ करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं ओवर वीक के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओपिएट्स हमारे पास क्या है, ओपिएट्स बेसिकली ना हमारे पास जो कफ सिरप्स होते हैं उसमें भी ओपिएट्स का यूज़ किया जाता है। ये सप्रेस करता है सेंट्रल कफ सेंटर्स को और ये हम यूज़ करवाते हैं लंग कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। मॉर्फिन इसमें आ जाता है, कोडीन आ जाता है। मॉर्फिन हम स्टार्टिंग डोज जो है ना 5 mg देते हैं और हमारे पास जो अदर मेडिकेशन है जिसमें हम कोडीन आ जाता है उसकी इनिशियल डोज 30 mg होती है। एवरी 4 to 6 आवर्स तक हमें इसे देनी होती है और हम इसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं, कब इंक्रीज कर सकते हैं हम 60 mg तक दे सकते हैं। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट जो आते हैं ना उसमें कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। ये हमारे पास कुछ ओपियोइड्स होते हैं जो हमारे पास कफ सिरप्स होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है कफ को, जो हमारे पास सेंट्रल कफ सेंटर है उसको सप्रेस करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट अब हम देखें इसके कॉम्प्लिकेशंस, कफ की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, पेशेंट क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकता है। तो कफ में हमारे पास पेशेंट को इंसोमिया हो सकता है। इंसोमिया बेसिकली क्या है कि रात के टाइम उसे नींद ना आना, मतलब कि सोया हुआ एकदम से उठ जाना खांसी की वजह से, और ये मोस्ट कॉमनेस्ट को जो है ना हमारे पास सिम्टम देखी जाती है। पेशेंट को हेडेक रहता है, हॉर्सनेस रहती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि उनका जो है ना यूरिन खुद ब खुद जो है ना एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फियर ऑफ सीरियस डिजीज, जो हमारे पास कफ का पेशेंट है जब वो बहुत क्रोनिक कफ के साथ भी है, चाहे तो उसे इतनी सीवियर डिजीज ना हो लेकिन उसे फियर रहता है कि मुझे क्या पता कोई सीवियर डिजीज हो गई है, टीबी वगैरह हो गया है, कोई लंग कैंसर हो गया, लेकिन जबकि वो कोज नहीं होता लेकिन उसे इस चीज़ का फियर रहता है कि उससे जो है कोई सीरियस डिजीज है जिसकी वजह से उसकी कफ बहुत ज़्यादा भरी हुई है या बुरी हुई है। रिब फ्रैक्चर के चांसेस हो सकता है, सिनकोप, हमारे पास सडन अनकॉन्शियसनेस हो जाना, ये चीज़ हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस कफ की, जो कि पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि मुझे ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो कफ को ट्रीट करने के लिए हमने डिफरेंट मेडिकेशंस देखी कि डिफरेंट कॉजेज़ के साथ हम किन किन मेडिकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम बात करें सीजनल कफ के बारे में, या फिर हम विंटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कफ होना, पेशेंट का नमूनिया हो जाना, बच्चों में नमूनिया हो जाना। नमूनिया बेसिकली क्या है, पेशेंट को कफ ही आ रही है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करवाते हैं। जो सीजनल कफ होती हैं उसमें हम एंटीहिस्टामिन्स का यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा जो कफ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास सिरप यूज़ किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स, उसमें हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ऑगमेंटम सिरप आ सकता है। ऑगमेंटम हमारे पास कैप्सूल्स भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एमोक्सिलिन कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। एजोमैक्स हमारे पास आ जाती हैं, टैबलेट्स भी हैं, एजोमैक्स हमारे पास टैबलेट्स भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास ये सिरप भी है जो हम छोटे बच्चों में इस्तेमाल करते हैं। जेफ्रो हम यूज़ करवा सकते हैं, ये भी हमारे पास एंटीबायोटिक है।
अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए हम ये सिरप्स का यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कफ सिरप्स होते हैं जिसमें हमारे पास डॉक्टर मोम आ जाता है और एसिफिल सिरप आ जाता है, डिफरेंट सिरप डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ होते हैं, अमोनियम क्लोराइड आ जाता है जो कि यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे पास ट्रीटमेंट, हमारे पास वो ट्रीटमेंट था कफ का। अगर मैं आपको हम समरी कर लें अपने लेक्चर की जो हमने डिस्कस किया है, तो हमारे पास टॉनिक कफ को हमने देखा। कफ को सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कफ बेसिकली हमारे पास क्या है, उसकी हमारे पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इसकी टाइप्स क्या हैं वो हमने देखी। टाइप्स के अकॉर्डिंगली हमने ट्रीटमेंट प्लान देखा। कोज क्या हो सकता है, एक्यूट कफ का इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किन किन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है वो हमने देखा। सेब एक्यूट कफ पोस्ट इन्फेक्शस कफ की वजह से हो सकता है, और क्रॉनिक कफ हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस की वजह से अकर हो सकता है, पल्मोनरी डिजीजेस, गर्ड, अस्थमा वगैरह। ट्रीटमेंट किस तरह देंगे, अगर तो हमारे पास पोस्ट नेजल ड्रिप है, अस्थमा है, तो उसके ट्रीट हम एम्पेरिक थेरेपी करेंगे। और अगर हमारे पास पेशेंट के स्पूटम भी आ रहा है, इम्यूनोसप्रेशन भी है, इस इनहिबिटर का भी यूज़ करें तो एंटीबायोटिक्स देंगे। किन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमारे पास अगर डेंजर साइन शो हो रहे हैं कफ के साथ, जिसमें डिफरेंट ये सिम्टम्स आपको बताई गई, तो तब हमारे पास क्या इंडिकेशन हो सकती है कफ में। अस्थमा को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं। गर्ड को किस तरह से ट्रीट करेंगे, अगर गर्ड की वजह से कफ है तो फिर हम कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं और मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। परसिस्टेंट कफ है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, तब हम एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अनएक्सप्लेन क्रॉनिक कफ है, तो उसमें हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ मेडिकेशंस हमने देखी जो रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सेंट्रल सप्रेशन करने के लिए कफ को। ओपियोइड्स हमने देखी, मॉर्फिन, कोडीन, जिसमें हम ये टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाते हैं। और लास्टली हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी कि कफ के पेशेंट क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है ना आके बताते हैं। तो इस चीज़ से भी घबराना नहीं होता पेशेंट को, बल्कि अवेयरनेस करनी होती है कि उसे किस चीज़ का मसला है और वो कितने दिनों में कितनी देर में ट्रीट होगा। ये हमने डिफरेंट मेडिकेशंस देखी। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज हमारा ओपीडी कोर्स सीरीज़ 2 के जो हमारे 5 टॉपिक्स थे कंप्लीट हो चुके हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप यूट्यूब के जो हमारे पास वीडियोस हैं उनके इनबॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इन डिटेल आपको उनका आंसर भी किया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी किया जाएगा। और लास्टली आपने अपनी अटेंडेंस जो है ज़रूर मार्क करनी है विद नेम, विद योर फुल नेम जो है ना, आपने यूट्यूब के ही इनबॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह टेस्ट भी हम इसका कंडक्ट करेंगे जो एमसीक्यूज़ बेस होगा, और उसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे और आपने उसके आंसर करने होंगे। आप इन वीडियोस पे जाके दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं और इन आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे वेरी सोन सीरीज़ 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड गुड बाय।